नमस्कार दोस्तों, एक नए जोश और उमंग के साथ में आज नई क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं। दोस्तों, किसी भी क्षेत्र का जब हम अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले उसकी स्थिति और विस्तार के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, और स्थिति और विस्तार जानने के लिए हमें अक्षांश और देशांतरों की जानकारी होनी भी अत्यावश्यक है। देखो, अक्षांश क्या होते हैं दोस्तों? अक्ष धने अंश, अर्थात अक्ष और कक्ष के बीच की कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। इनकी संख्या की यदि बात करें दोस्तों, तो अक्षांश होते हैं 181, और अक्षांश रेखाओं की यदि बात करें तो दोस्तों ये मानचित्र और ग्लोब पर भिन्न भिन्न होते हैं। मानचित्र और ग्लोब पर भिन्न भिन्न होते हैं। मानचित्र के ऊपर जो इनकी संख्या है वो 181 ही होती है, लेकिन ग्लोब पर 179 इनकी संख्या हो जाती है। किनकी बात करें? रेखाओं की। अक्षांश तो 181 होते हैं, चाहे मानचित्र की बात करें हम, चाहे ग्लोब की बात करें। 0 से लेकर के 90 डिग्री तक दक्षिण में, और 0 से लेकर के 90 डिग्री तक उत्तर में। ये तो हो गई अक्षांश, और ये हो गई इनकी रेखाएं। ग्लोब पर दोस्तों जो 90 डिग्री है वह रेखा के रूप में प्रदर्शित न होकर के एक अंश के रूप में ही प्रदर्शित किया जाता है, जबकि मानचित्र के ऊपर 90 डिग्री को भी एक रेखा के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। अतः मानचित्र पर अक्षांश और अक्षांश रेखाएं दोनों ही 181 होती हैं, लेकिन ग्लोब पर इनकी जो स्थिति है वो थोड़ी सी भिन्न हो जाती है। ये 2 कम कर देते हैं, जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है उसे कम कर देते हैं, और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है उसको कम कर देते हैं। आगे दोस्तों, इनकी जब विशेषताओं की बात करें कि अक्षांश जो रेखाएं हैं इनकी विशेषता क्या होती है, तो ये किसी भी क्षेत्र की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। ये पृथ्वी के क्षैतिज होती हैं, ये काल्पनिक रेखाएं हैं, कटिबंधों का निर्धारण करती हैं। कटिबंधों का निर्धारण करती हैं। देखो, 0 डिग्री से ऊपर 1 डिग्री, 2 डिग्री, इस प्रकार से जो 0 और 1 के बीच में है तो वो भी एक कटिबंध या जाल का निर्माण करता है, अर्थात कटिबंध या जाल कहलाता है। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। 2 अक्षांश रेखाएं जो है वो आपस में समानांतर होती है, अर्थात पूर्व से लेकर के पश्चिम तक इनकी जो दिशा होती है वो होती है पूर्व से लेकर पश्चिम तक। पूर्व से लेकर के पश्चिम तक इनके बीच की जो मध्य दूरी है वो समान होती है दोस्तों, 111.13 किलोमीटर। चाहे वो 89 से लेकर के 90 डिग्री हो, चाहे 88 से लेकर के 89 डिग्री हो, दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी है वो सदैव समान होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो अक्षांश रेखाएं हैं वो क्या होती है? समानांतर होती है। आगे दोस्तों हम चले, अक्षांश जो रेखाएं हैं वो कटिबंध का निर्धारण किस प्रकार से करती है? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। सूर्य की जो स्थिति है दोस्तों वो यही रहती है वर्ष भर। 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वो है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा। सूर्य की स्थिति दोस्तों यही रहती है, वर्ष में एक बार सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है और एक बार मकर रेखा पर। कर्क रेखा पर इसकी जो तिथि है वो है 21 जून, यानी कि 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, और यहां सबसे बड़ा दिन होता है। दिन जब बड़ा है तो रात होगी छोटी, रात क्या होगी? छोटी, और दिन की अवधि जो कर्क रेखा है उस पर हो जाती है 13 घंटा और
27 संपूर्ण उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बड़ी हो जाती है। इसी तारीख को 21 जून को यदि हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो यहां दिन की अवधि जो है दिन छोटा हो जाता है और जो रात है वो बड़ी हो जाती है, अर्थात एक दूसरे के विपरीत होते हैं। मकर रेखा पर 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें दोस्तों सीधी पड़ती हैं। 22 दिसंबर को, तो 22 दिसंबर को यहां दिन क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा, और रात क्या हो जाएगी, सबसे छोटी। यही स्थिति कर्क रेखा पर हम बात करें या उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो 22 दिसंबर को यहां दिन जो है वो सबसे छोटा हो जाएगा और रात जो है वो सबसे बड़ी हो जाएगी। अब दोस्तों ये कर्क रेखा और मकर रेखा पर सूर्य वर्ष में एक बार सीधा गया, लेकिन जो भूमध्य रेखा है इस पर 2 बार सीधा जाता है। एक बार तो 21 मार्च को और एक बार जाता है 23 सितंबर को, अर्थात ऊपर की तरफ जाएगा कर्क रेखा की ओर जब जाएगा तो एक बार सीधा गया यानी कि 21 मार्च को, और वापस नीचे आएगा यानी कि मकर रेखा की तरफ जब आएगा तो 23 सितंबर को, यानी 2 बार सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती है। कहां, मकर रेखा पर। दोनों ही तिथि को, 21 मार्च को भी और 23 सितंबर को भी, चाहे उत्तरी गोलार्ध की हम बात करें चाहे दक्षिणी गोलार्ध की हम बात करें, दिन और रात की जो अवधि है वो दोस्तों बराबर होती है, यानी दिन और रात बराबर होते हैं। जो जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएंगे तो यहां दोस्तों अंतर आता है। इसी कारण यहां 6 महीने के दिन और 6 महीने के ही रात होती है, यानी 6 माह के दिन और 6 माह की रात। वही उत्तरी गोलार्ध उत्तरी ध्रुव है और वही दक्षिणी ध्रुव है, अर्थात हम कह सकते हैं आर्कटिक प्रदेश और अंटार्कटिक प्रदेश। दोस्तों जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं वो एक वृत्त का निर्माण करती हैं। तो 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वो पृथ्वी के बीच से गुजरने के कारण सबसे बड़े वृत्त का निर्माण करती है, अर्थात यह सबसे वृहद वृत्त है। कौन सा, विषुवत वृत्त। कौन सा वृत्त है, विषुवत वृत्त। उसके बाद में चाहे उत्तरी गोलार्ध में जाए चाहे दक्षिणी गोलार्ध में जाए लघु वृत्तों का निर्माण होता है। लघु वृत्तों का निर्माण होता है उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी। सबसे छोटा वृत्त है वो ग्लोब पर होता है 89 डिग्री और मानचित्र जो है उसमें होता है 90 डिग्री का। मानचित्र पर 90 डिग्री का वृत्त है वो सबसे लघु वृत्त है और ग्लोब पर 89 डिग्री का जो वृत्त है वो लघु वृत्त है, क्योंकि 90 डिग्री जो है दोस्तों वो एक सिर्फ अंश के रूप में है, यहां कोई वृत्त का निर्माण नहीं होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, अक्षांश रेखाओं से हमने पढ़ा था कि कटिबंधों का निर्धारण हो रहा है। कैसे होता है, देखो जब सूर्य वर्ष भर यहां चमक रहा है कर्क और मकर के बीच, तो यहां तापमान ज्यादा होगा। तापमान ज्यादा होगा तो इसे कहते हैं उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध 23.5 से लेकर के 66.5, इसका नाम है दोस्तों अंटार्कटिक वृत्त। अंटार्कटिक वृत्त। और उत्तर में 66.5 डिग्री का नाम है आर्कटिक वृत्त। दोस्तों 66.5 से लेकर के 90 डिग्री उत्तर और 66.5 से लेकर के 90 डिग्री दक्षिण शीत प्रदेश है, यहां अंटार्कटिका और यहां आर्कटिक, तो इसे कहते हैं शीत कटिबंध। क्या कहते हैं, शीत कटिबंध। अब दोस्तों 23.5 से 66.5 के बीच में जो जलवायु है वो उष्ण और शीत दोनों का मिश्रण है, अर्थात इसको कहेंगे शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध। दोस्तों यदि विस्तार की हम बात करें तो जो उष्ण कटिबंध है उसका विस्तार है 47 डिग्री, 0 से 23.5 ऊपर और 23.5 नीचे, तो विस्तार हो गया उसका 47 डिग्री। ऐसे ही शीतोष्ण कटिबंध है 23.5 से लेकर के 66.5 तक, यह हो गया 43 डिग्री, और ऐसे ही 23.5 से 66.5 यह हो गया
43 डिग्री। इन दोनों का यदि विस्तार की बात करें कि शीतोष्ण कटिबंध का उत्तर में विस्तार कितना, तो 43 डिग्री। लेकिन सिर्फ प्रश्न है कि शीतोष्ण कटिबंध कितने ग्लोब के अंदर या पृथ्वी पर कितने डिग्री अक्षांशों में विस्तारित है, कितने डिग्री उसका विस्तार है। तो दोनों का योग कर देंगे दोस्तों, इसका आएगा 86 डिग्री। अब हम बात करें कि 66.5 से लेकर के और 90 डिग्री तक, ये भी 23.5 डिग्री आएगा और यहां भी 23.5 डिग्री आएगा। अर्थात जो शीतोष्ण कटिबंध है, ये सॉरी शीत कटिबंध है, उसका जो विस्तार है वो उष्ण कटिबंध के बराबर है। 23.5 नीचे 23.5 ऊपर, अर्थात इसका विस्तार भी कितना आएगा 47 डिग्री। जैसे इसका आता 47 डिग्री, ऐसे ही शीत कटिबंध का जो विस्तार है वो भी कितना आएगा दोस्तों 47 डिग्री। अब हम दोस्तों आगे चलते हैं देशांतर रेखाओं पर। दोस्तों पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर भाग में खींची गई काल्पनिक है उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। इनकी जो संख्या है दोस्तों वो 360 होती है। चाहे हम मानचित्र की बात करें और चाहे हम ग्लोब की बात करें, दोनों पर ही 360 होती है। 0 से लेकर के 180 तक पूर्व की ओर और 180 पश्चिम की ओर। अर्थात एक तो हो गई 0 डिग्री, 179 पूर्व की ओर और 179 पश्चिम की ओर, और एक हो गई 180 डिग्री अर्थात 360। चाहे देशांतर की बात करो चाहे देशांतर रेखाओं की बात करो, दोनों ही क्या होती है समान होती है। दोस्तों देशांतर जो रेखाएं हैं उनके बीच की जो दूरी है वो सर्वाधिक भूमध्य रेखा पर होती है। कहां होती है भूमध्य रेखा पर। और कितनी होती है 111.32 अर्थात 111.32 किलोमीटर होती है दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी। इसके बाद में यदि उत्तर में जाएंगे तो कम होती चली जाएगी और दक्षिण में जाएंगे तो कम होती चली जाएगी। और उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है, दोनों जगह न्यूनतम होती है 0 किलोमीटर, यानी कि आपस में ये मिल जाती है। इसके बीच के क्षेत्र को दोस्तों गोर क्षेत्र कहा जाता है। अर्थात दो देशांतर रेखाएं हैं उनके बीच के क्षेत्र को गोर क्षेत्र कहा जाता है। अक्षांश और देशांतर दोनों से इस प्रकार एक ग्रिड की आकृति बनती है, ग्रिड या जाल। इस प्रकार से जो आकृति बनती है उसे ग्रिड या जाल कहते हैं। यदि विशेषताएं देखें हम इसकी कि देशांतर रेखाओं की विशेषताएं क्या क्या है, तो दोस्तों इससे एक तो समय का निर्धारण होता है, एक दोस्तों देशांतर रेखाओं जो है वो समानांतर नहीं होती, समानांतर नहीं होती। एक दोस्तों ये ऊर्ध्वाधर होती है। जिस प्रकार से हमने अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ा कि वो क्षैतिज थी पूर्व से पश्चिम की ओर, ऐसे ये उत्तर से दक्षिण की ओर क्या है ऊर्ध्वाधर है, खड़ी है। ग्लोब पर ये एक जगह आकर के मिल जाती है, जबकि मानचित्र के ऊपर ये एक जगह आकर के नहीं मिलती है। ग्लोब पर ये उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव पर आकर के मिल जाती है। आगे चलते हैं दोस्तों हम इसके बारे में कि जो देशांतर रेखाएं हैं उनमें 0 डिग्री देशांतर रेखा, जैसे हमने अक्षांश रेखाओं में पढ़ा 0 डिग्री अक्षांश रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, ऐसे ही 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है दोस्तों यह लंदन के ग्रीनविच वेधशाला, जो लंदन की ग्रीनविच वेधशाला है उससे गुजरती है और इस कारण इसे
ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रीनविच रेखा। दोस्तों इसका जो निर्धारण है वह 1884-85 में किया गया। इससे पहले, इससे पूर्व यह भारत के उज्जैन से गुजरती थी। वर्तमान में यह कहां से गुजर रही है? लंदन की ग्रीनविच वेधशाला से गुजर रही है। अतः इसका नाम भी क्या हो गया? ग्रीनविच रेखा। संपूर्ण विश्व का समय का निर्धारण करती है। संपूर्ण विश्व का समय निर्धारण इसी रेखा से होता है, अर्थात इसे कहते हैं ग्रीनविच मीन या ग्रीनविच मीन टाइम रेखा। ग्रीनविच मीन टाइम रेखा। दोस्तों इस रेखा के पूर्व की ओर जाने पर 1 डिग्री पर 4 मिनट का समय बढ़ता है। क्या होता है? 4 मिनट का समय बढ़ता है। और पश्चिम की ओर जाने पर 1 डिग्री पर 4 मिनट का समय घटता है। अतः जब भारत से गुजर रही है आपकी 85.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो 85.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है वह है इलाहाबाद के नैनी मिर्जापुर से गुजरती है। और यह जीएमटी से, ग्रीनविच मीन टाइम रेखा से 5 घंटे 30 मिनट आगे है, यानी 5.5 घंटे आगे चलती है। दोस्तों ये जब 85.5 डिग्री गुजर रही है, 1 डिग्री पर 4 मिनट का अंतर आता है। 1 डिग्री पूर्व की ओर जाएंगे तो 4 मिनट का समय बढ़ जाता है। तो ऐसे ही 85.5 डिग्री पूर्व की ओर गए तो कितने घंटे का अंतर आया? 5.5 घंटे का अंतर आया। दोस्तों 0 डिग्री के ठीक पीछे विपरीत 180 डिग्री देशांतर रेखा है, जिसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। इस देखिए दोस्तों, ये जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है यह प्रशांत महासागर से गुजरती है। कहां से गुजरती है? प्रशांत महासागर से गुजरती है। ये आपका उत्तरी अमेरिका, ये आपकी का एशिया, यहां बेरिंग जल संधि जो कि प्रशांत महासागर को आर्कटिक से जोड़ता है, यहां से गुजर रही है ये रेखा। इस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को दोस्तों एक स्थान पर तिथि में समानता रखने के लिए इसे 8 बार मोड़ा गया है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एक ही स्थान पर तिथि के अंदर समानता रखने के लिए इसे जल से गुजारा गया। और किधर से गुजर रही है? बेरिंग जल संधि, प्रशांत महासागर से इसे गुजारा गया और 8 बार मोड़ा गया। 1 बार 2 बार तो मोड़ा गया इसे पूर्व की तरफ, ये दिशा हो गई इसकी पूर्व और ये हो गई इसकी पश्चिम। 2 बार मोड़ा गया दोस्तों इसे पूर्व की ओर और 1 बार मोड़ा गया है इसे पश्चिम की ओर। कुल कितनी बार मोड़ा गया? वैसे 8 बार। कितनी बार मोड़ा गया? 8 बार। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 किस महासागर से गुजर रही है? प्रशांत महासागर से। जैसे दोस्तों हमने अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ा था कि भूमध्य रेखा कहां से गुजर रही थी? दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और दक्षिणी एशिया। कर्क रेखा के बारे में हमने पढ़ा था, कहां से गुजर रही थी? उत्तरी अमेरिका,
अफ्रीका और एशिया। और ऐसे ही मकर रेखा के बारे में हमने पढ़ा, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से गुजर रही थी। ऐसे ही जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है वह जल से गुजर रही है, किसी थल से नहीं गुजरती। और जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है वह यूरोप और अफ्रीका से गुजरती है, दो महाद्वीपों से गुजर रही है। 0 डिग्री देशांतर रेखा यह प्रशांत महासागर से गुजरती है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। और कर्क रेखा 3 महाद्वीपों से गुजरती है, भूमध्य रेखा 3 महाद्वीपों से गुजरती है, मकर रेखा भी 3 महाद्वीपों से गुजरती है।